स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कल हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 संचार माध्यमों को समझना। संचार में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? रेडियो है, टीवी है, अखबार है, इंटरनेट है। तो इन सभी को मिलाकर या इन सब के प्रयोग के लिए हम एक शब्द का यूज़ कर सकते हैं, मीडिया। तो कल हमने पढ़ा था इसके बारे में कि मीडिया का अर्थ होता है माध्यम, और ये मीडियम बहुवचन है मीडिया शब्द का। तो जो न्यूज़पेपर है, अखबार है, टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? संचार माध्यम हैं। संचार को फैलाने के संचार होता है अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान करना, पहुंचाना या प्राप्त करना। तो ये सारी चीज़ें संचार में आती हैं। तो इसके लिए हमने टेलीविज़न के लिए पढ़ा था कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जेल बेर्ड ने किया था। जो संचार है वो उसमें लोकतंत्र भी आता है। संचार के माध्यम से हम लोगों तक अपनी जो समाचार है वो पहुंचाते हैं, समाचार पत्र के द्वारा, मैगजीन के द्वारा, न्यूज़ के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें हम संचार के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। तो आज की ये न्यूज़ है, न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। यानी कि कारखानों में जो काम हो रहा है तो उससे प्रदूषण फैल रहा है और उससे उन्होंने जो यातायात है वो रुका हुआ है। राधिका मलिक INN कारखानों के मालिकों और मजदूरों के हिंसात्मक विरोध ने आज शहर की गतिविधियों को रोककर रख दिया है। यानी कि जो कारखानों के मालिक हैं, मजदूर हैं, आप सभी को पता है कारखानों में मालिक और मजदूर दोनों काम करते, मजदूर जो हैं वो काम करते हैं। तो उन्होंने क्या किया? जो गतिविधियां हैं उनको रोक दिया है। सड़कों पर वाहनों की विशाल जाम लगने के कारण लोग समय से अपने काम पर नहीं पहुंच सके। जब रास्ते में ट्रैफिक होगा, सड़कों पर वाहनों का जाम लग जाएगा तो क्या होगा? लोग अपने घर पर टाइम से नहीं पहुंच सकते। कारखाना मालिक और मजदूर सरकार के प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। यानी कि जो कारखाने चलते हैं सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। क्यों? क्योंकि उनसे प्रदूषण फैल रहा है। तो इसके विरोध में जो कारखानों का मालिक है, मजदूर हैं, वो रुके हुए हैं। यद्यपि सरकार ने ये निर्णय कुछ जल्दबाजी में लिया है, परंतु विरोधियों को काफ़ी समय से ये पता था कि उनकी इकाइयाँ गैरकानूनी हैं। इन इकाइयों के बंद होने से शहर में प्रदूषण का स्तर काफ़ी कम हो जाएगा। तो उनका मानना क्या था कि इससे जो प्रदूषण है वो कम हो जाएगा। जब फैक्ट्रियाँ बंद होंगी, कारखाने बंद होंगे तो उससे प्रदूषण कम हो जाएगा। शहर के गणमान्य नागरिक श्री जैन ने कहा, हमारा शहर भारत के नए व्यवसायिक केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है। उसी शहर के कोई नागरिक थे, कोई व्यक्ति थे जिनका नाम था श्री जैन। उन्होंने क्या कहा कि जो हमारा शहर है वो भारत के व्यवसायिक केंद्र, यानी कि जो व्यवसाय चल रहा है उसके रूप में स्थापित हो जाएगा। इसके साथ साथ ये भी आवश्यक है कि शहर साफ और हरा भरा रहे। अगर कारखानों से निकला हुआ धुआं नहीं रहे तो उससे क्या होगा? हमारा शहर साफ रहेगा और हरा भरा रहेगा। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटाया जाना चाहिए। जो कारखाने प्रदूषण फैला रहे हैं उसको सरकार द्वारा हटाया जाना चाहिए। विरोध करने के स्थान पर कारखानों के मालिकों व कामगारों को पुनर्स्थापन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। तो जो श्री जैन थे वो कह रहे थे कि ये जो विरोध कर रहे हैं मालिक और जो मजदूर हैं वो विरोध कर रहे हैं, उसके स्थान पर उनको पुनर्स्थापन यानी कि दोबारा स्थापना का प्रस्ताव करना चाहिए। तो ये थी एक न्यूज़ थी जिसमें ये बताया गया है कि मालिक और मजदूर हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इंडिया डेली की रिपोर्ट ये क्या कहती है? कारखानों के बंद होने से घोर अशांति। कारखाने बंद तो हो गए लेकिन उनमें जो मजदूर थे उनकी रोजी रोटी चली गई, वो अशांति हो गई, घोर अशांति हो गई। तो इसमें देखते हैं क्या है। डेली न्यूज़ सर्विस, शहर के आवासीय क्षेत्र में 1 लाख कारखानों का बंद होना एक गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। सही है कि जो कारखाने अगर ज़्यादा बंद हो जाएंगे तो लोगों का रोज़गार रुक जाएगा, एक समस्या उत्पन्न होगी। तो उस समस्या का क्या करें? सोमवार को हजारों कारखाना मालिक व कामगार कारखाना बंदी पर अपना कड़ा विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए। जब सरकार कारखाने बंद कर रही थी तो उन्होंने इसका विरोध किया और वो सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कहा कि इससे उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। उन्होंने क्या कहा? अगर जो कारखाने हैं वो बंद हो रहे हैं तो जो मजदूर हैं वो
सड़क पर आ जाएंगे, वो कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें जो है मजदूरी नहीं मिलेगी और उससे उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। उनका कहना है कि गलती नगर निगम की है। लोग क्या कह रहे हैं कि गलती किसकी है? नगर निगम की है, क्योंकि वे आवासीय क्षेत्रों में लगातार नए कारखाने लगाने के लाइसेंस देता रहा। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए गए। जो लोग थे वो कह रहे थे कि उनके पुनर्स्थापन के लिए, दोबारा स्थापना करने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई, कोई प्रयत्न नहीं किए गए। कारखानों के मालिकों व मजदूरों ने कारखाने बंद करवाने के विरोध में शहर में एक दिन का बंद प्रस्तावित किया है। एक कारखाने के मालिक श्री शर्मा ने कहा, जो श्री शर्मा थे वो कारखाने के मालिक थे, उन्होंने क्या कहा देखिए, सरकार कहती है कि उसने हमारे पुनर्स्थापन के लिए बहुत कार्य किया है, लेकिन जिस प्रकार के क्षेत्र वे हमें दे रही है वहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है। सरकार ने ये तो कहा कि हम उनके पुनर्स्थापन के लिए कार्य करेंगे, लेकिन जो क्षेत्र उन्होंने दिया उसमें पूरी सुविधाएं नहीं हैं और पिछले 5 वर्षों में वहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। और जो वो स्थान है, जो क्षेत्र है, उसमें कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। वास्तविकता तो ये है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। जो हमने ऊपर न्यूज़ पढ़ी, अगर आप एक ही न्यूज़ पढ़ते तो हम एक पक्ष जान पाते, लेकिन हमने दोनों न्यूज़ों में अलग अलग बात बताई गई है। दोनों पक्षों को रखा गया है कि कौन क्या बता रहा है, कौन क्या कह रहा है। यदि आपने न्यूज़ ऑफ इंडिया पढ़ा होता तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पात लगती। जो आपने पहली वाली जो न्यूज़ इंडिया पढ़ी थी, अगर सिर्फ आप वही बात लगते तो आप जो विरोधी थे, जो मजदूर थे, मालिक थे, उनकी बात आपको बेकार लगती, उत्पात लगती। उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने कारखानों में शहर में प्रदूषण फैलाते रहना आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित करता। दूसरी ओर यदि आपने इंडिया डेली पढ़ा होता तो आप जानते कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे, क्योंकि पुनर्स्थापन के प्रयास अपर्याप्त हैं। इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वे होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। तो दोनों रिपोर्टों को ये जो दोनों रिपोर्टें हैं वो संतुलित रिपोर्ट नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य ये है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना करे। समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित ना करे कि उसमें क्या सम्मिलित किया जाना है और क्या नहीं। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्यवाही करते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि ये जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो। कोई सी भी न्यूज़ हो, समाचार पत्र हो, उसके लिए जो जानकारी हो वो विश्वसनीय और सही होना चाहिए, तटस्थ होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। तथ्य तो ये है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके मुख्यतः 2 कारण हैं। पहला कारण है सरकार का उन पर नियंत्रण। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। मान लीजिए कोई समाचार पत्र का कोई अंश हुआ, कोई बात हुई, फिल्म का कोई दृश्य हुआ या गीत हुआ, तो उस पर जो सरकार या जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है। सरकार क्या कर रही है? उसे जन समुदाय तक पहुंचने में प्रतिबंधित कर रही है, रोक लगा रही है, तो इसे क्या कहा जाता है? सेंसरशिप कहा जाता है। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया। बहुत बार ऐसा हुआ है जिसने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया। इसमें सबसे बुरा समय 1975 से 77 तक आपातकाल का था। तो जो आपातकाल का समय था 1975 से 77 तक का, इस पर जो सरकार थी उसने सेंसर लगाया था। सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन वे संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह ऐसा नहीं करती है। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश
समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। इसके कारण बहुत जटिल हैं। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित कराना इनके हित में होता है। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है। आपने देखा होगा, जो न्यूज़पेपर होते हैं उनमें विज्ञापन होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होते हैं, और जो संचार माध्यमों को जैसे कि अखबार है उसको छपने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत कठिन हो जाती हैं जो विज्ञापन देते हैं। इसीलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता। इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसीलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो भी मुद्दे के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। ये देखिए, टीवी, सभी के घर में टीवी है। सब जानते हैं टीवी कैसा होता है। इस पर हमें सारे कार्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रम हैं, कार्टून हैं, फिल्म हैं, सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। टीवी हमारे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं। बहुत से घरों में अधिकांश समय टीवी चलता ही रहता है। आपने देखा होगा, बहुत से घर ऐसे होते हैं जहाँ पर ज़्यादा समय तक टीवी चलता रहता है। हमारे चारों ओर की दुनिया के बारे में हमारे बहुत से विचार जो कुछ हम टीवी पर देखते हैं उसी से बनते हैं। यानी कि जो चीज़ें हमारी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें घटित होती हैं तो उसी के बारे में हमें टीवी पर दिखाया जाता है। ये दुनिया को देखने वाली एक खिड़की की तरह है। आपके विचार में ये हमें कैसे प्रभावित करता है। टीवी में अनेक प्रकार के कार्यक्रम हैं। सास भी कभी बहू थी जैसे पारिवारिक धारावाहिक, खेल कार्यक्रम जैसे कौन बनेगा करोड़पति, वास्तविक जीवन को दर्शाने वाले कार्यक्रम जैसे बिग बॉस, समाचार, खेल और कार्टून आदि। यानी कि जो टीवी है वो हमें वो कार्यक्रम दिखाता है, पारिवारिक धारावाहिक दिखाता है, सास भी कभी बहू थी, खेल कार्यक्रम में आता है कौन बनेगा करोड़पति, और जो वास्तविक जीवन को दर्शाता है जैसे कि बिग बॉस, समाचार दिखाई देते हैं, खेल दिखाई देता है, कार्टून दिखाई देते हैं। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? टीवी पर। हर कार्यक्रम के पहले, बीच में और अंत में विज्ञापन होता है। आपने देखा होगा, जब भी आप टीवी पर देखते हो पहले भी ऐड आएगा, विज्ञापन आएगा, बीच में भी आता है और आखिर में भी आता है। क्योंकि टीवी का समय बहुत महंगा होता है, इसीलिए केवल वे ही कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जो अधिकतम दर्शकों को आकर्षित कर सके। जो ज़्यादा आकर्षित करते हैं जनता को, दर्शकों को, वही चीज़ें टीवी पर दिखाई जाती हैं। आपके विचार से ऐसे कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं? उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो टीवी में दिखाई जाती हैं या नहीं दिखाई जाती हैं। टीवी हमें अमीरों के जीवन के बारे में अधिक दिखाता है या गरीबों के, इसके बारे में आपको विचार करना है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि टीवी का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये दुनिया के बारे में हमारे दृष्टिकोण, हमारे विश्वासों, हमारे रुख और मूल्यों को कैसे बनाता है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें संसार का अधूरा दृश्य ही दिखाता है। अपनी पसंद के कार्यक्रमों का आनंद लेते हुए भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि टीवी के पर्दे से हटकर भी एक उत्सुकता भरा बड़ा संसार है। दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसकी ओर टीवी ध्यान नहीं देता। कुछ चीज़ें होती हैं जो दिखाई देती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें टीवी पर नहीं दिखाई देती, तो उससे हटकर भी हमें उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। फिल्म स्टारों, सुप्रसिद्ध व्यक्तियों और धनाढ्य जीवन शैलियों से परे भी ऐसा संसार है जहां हम सबको पहुंचना चाहिए और विभिन्न प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। हमें ऐसा सजग दर्शक बनना चाहिए जो कार्यक्रमों का आनंद भी ले और देखे गए और सुने गए प्रसंगों पर प्रश्न भी उठाए। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी मसौदा तय किया जाना, यानी कि समाचार पत्र में कौन सी बातें दी जाने योग्य हैं, जो बातें दी जाने योग्य हैं उनके बारे में विचार करना, ये बताना, ये सारी चीज़ें मसौदा तय किया जाना कहलाती हैं। चलिए पढ़ते हैं इसमें किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इसमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इसी के आधार पर वह तय कर देते हैं कि क्या समाचार में दिए जाने योग्य हैं। उदाहरण के लिए
आपके विद्यालय के वार्षिकोत्सव की खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं है, लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो तो संचार माध्यमों की रुचि इसे समाचारों में सम्मिलित करने में हो सकती है। आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव हुआ, लेकिन वो जो समाचार है वो देने जाने योग्य नहीं है। लेकिन अगर उसमें कोई अभिनेता आ जाता है अतिथि के रूप में, तो इससे जो संचार माध्यमों की रुचि है वो बढ़ जाती है और वो इसे समाचार में सम्मिलित कर लेते हैं। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करता है। कुछ खास जो विषय होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उनको केंद्रित करने के लिए जो हमारे विचार हैं, भावनाएं हैं, ये सारी चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं। हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्राय ये कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करते हैं। तो जो संचार माध्यम है उसमें समाचार पत्र में क्या सम्मिलित करना चाहिए, क्या सम्मिलित करने योग्य हैं, तो ये सारी चीज़ें जो तय करते हैं, मसौदा जो तय करते हैं, वो संचार माध्यम ही तय करते हैं। अभी हाल ही में संचार माध्यमों ने कोला पेयों में कीटनाशकों का स्तर खतरे के स्तर तक बढ़े हुए होने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कीटनाशकों की अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस तरह हमें कोला पेयों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता व सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है। इस वृत्तांत को पेश करके संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की है जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट ना आती तो हमारा ध्यान भी न जाता। तो जो संचार माध्यम है उन्होंने बताया था कि जो कोला पेयो है उसमें जो कीटनाशकों का स्तर है वो बढ़ रहा है, तो उस पर क्या हुआ, हमारा ध्यान आकर्षित हुआ और उन्होंने निडरतापूर्वक ये घोषणा कर दी कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है, वह हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। तब हमारा ध्यान उस पर गया। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने न्यूज़पेपर में छापी। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिस पर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होता। जो संचार माध्यम है वो सफल नहीं हो पाते जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए पीने का पानी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सुरक्षित पानी न मिलने पर वो बीमार पड़ जाते हैं और मर जाते हैं। फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम ही चर्चा करते हुए दिखते हैं। एक सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा है कि कैसे वस्त्रों को नया रूपाकार देने वाले डिज़ाइनरों ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया, जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिराकर दिया गया, पर किसी ने इस पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया। तो इसमें हमें बताया गया कि जो एक पत्रकार था भारत का, बहुत ही सुविख्यात था, तो उसने बताया कि जो वस्त्रों को नया रूप दिया गया था, वस्त्रों में जो डिज़ाइन दिया गया था, तो उसको जो धनवान थे उन्होंने प्रदर्शित किया। और जबकि जो उसी सप्ताह में मुंबई में जो झोपड़पट्टियों को गिरा दिया गया, तो उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो इससे हमें पता चलता है कि जो डिज़ाइन दिए गए थे उस पर तो सभी ने ध्यान दिया, लेकिन जो झोपड़पट्टियाँ गिरा दी गई थी उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। इसमें पिक्चर में ही दिखाया गया है आपको। संचार माध्यमों में फैशन शो बहुत लोकप्रिय हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, स्थानीय संचार माध्यम। ये जानकर कि संचार माध्यम उन छोटे छोटे मुद्दों में रुचि नहीं लेंगे जिनका संबंध साधारण लोगों और उनके जीवन से है, इसीलिए कई स्थानीय समूह स्वयं अपना संचार माध्यम प्रारंभ करने के लिए आगे आए हैं। कई लोग सामूहिक रेडियो द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के मूल्य के बारे में बताते हैं और उन्हें बीज तथा उर्वरकों के प्रयोग के बारे में परामर्श देते हैं। कुछ अन्य लोग काफ़ी सस्ते और आसानी से मिल जाने वाले वीडियो कैमरे इस्तेमाल करके विभिन्न निर्धन समाजों
के वास्तविक जीवन की स्थितियों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं और कभी कभी तो इन गरीब लोगों को ही फिल्म बनाने के लिए कैमरे और तकनीकी ज्ञान का प्रशिक्षण भी देते हैं। तो स्थानीय संचार माध्यम में ये हमें बताया गया है कि इनमें छोटे छोटे मुद्दों में रुचि नहीं लेंगे। तो इसमें जो साधारण लोग हैं उनको लिया जाता है, साधारण लोगों का जनजीवन कैसा है, वो कैसे रहते हैं, उनका जीवन कैसा है, उसके बारे में डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाती है। उनके वास्तविक जीवन से इसे जोड़ा जाता है। दूसरा उदाहरण खबर लहरिया नामक एक समाचार पत्र का है। एक समाचार पत्र है जिसका नाम है लहरिया, जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है। तो ये जो समाचार पत्र है वो हर 15 दिन में निकाला जाता है। कहाँ निकाला जाता है? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में। स्थानीय बुंदेली भाषा में लिखित इस 8 पृष्ठ के समाचार पत्र में दलितों के संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट होती है। तो ये जो 8 पृष्ठ का जो न्यूज़पेपर निकाला है, इसमें किसके बारे में बताया जाता है? दलितों से संबंधित विषयों, यानी कि जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके बारे में, स्त्रियों पर जो हिंसा हो रही है, मारपीट हो रही है, उसके बारे में, और जो भ्रष्टाचार हो रहा है उससे संबंधित रिपोर्ट बताई जाती है। किस में बताई जाती है? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के जो समाचार पत्र है लहरिया, उसमें बताई जाती है। इस समाचार पत्र के पाठक हैं किसान। इसको पढ़ने वाले कौन कौन हैं? किसान हैं, दुकानदार हैं, पंचायत के सदस्य हैं, स्कूल के शिक्षक हैं और वे महिलाएं जिन्होंने अभी हाल ही में पढ़ना लिखना सीखा है। पिक्चर में दिया हुआ है, ये जो महिला है क्या कर रही है? एक न्यूज़पेपर पढ़ रही है, एक समाचार पत्र पढ़ रही है। तो इससे में हमने पढ़ा कि जो स्थानीय संचार माध्यम हैं वो जो छोटे जगह हैं, छोटे जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी कराया जा रहा है। वहाँ पर भी अलग से एक समाचार पत्र निकाला जा रहा है और लोगों तक उसकी बात बताई जा रही है, लोगों तक उनकी बातें पहुँचाई जा रही हैं। प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमने देखा जो संचार के माध्यम है, टीवी है, रेडियो है, समाचार पत्र हैं, कॉमिक्स है, तो ये सारी चीज़ें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। जो संचार का माध्यम है उसी से ही हमें जो सरकार के से संबंधित विषय हैं, बातें हैं, उनके बारे में हमें पता चलता है। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और इस तरह वे एजेंडा निश्चित कर देते हैं। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है। अगर सरकार चाहे तो वो किसी भी घटना को छापने से मना कर सकती है, उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। इसे सेंसरशिप कहा जाता है। तो पीछे हमने पढ़ा था इसी चीज़ को, जो सरकार प्रतिबंध लगाती है उसी को तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्राय संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है। आजकल जो है संचार माध्यम और व्यापार दोनों के बीच में एक घनिष्ठ, एक गहरा संबंध होने की वजह से रिपोर्ट का प्रकाश में आना क्या हुआ है? कठिन हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए ये सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी प्राय पूर्ण नहीं होती है और एक पक्षीय हो सकती है। अतः हमें समाचार के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। इस रिपोर्ट से मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है, कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है। यानी कि जो न्यूज़पेपर है उसके बारे में हमें ये विश्लेषण करना चाहिए कि कौन सी जानकारी तो हमें दी गई है और कौन सी नहीं दी गई है। दोनों के बारे में सोच विचार करना चाहिए। ये लेख किसके दृष्टिकोण से लिखा गया है, किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है, और ये जो लिखा गया है वो किसके दृष्टिकोण से लिखा गया है और किस लिए छोड़ा गया है और क्यों छोड़ा गया है। ये देखिए नीचे आपको विज्ञापन दिया हुआ है, ये एक सामाजिक विज्ञापन है। सामाजिक विज्ञापन सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी बनाती हैं जिनसे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके। ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं।
यानी कि जब समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो, किसी बड़े संदेश को बताया जाए, तो ये चीज़ें ही क्या कहलाती हैं? सामाजिक विज्ञापन। यहाँ असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से संबंधित सामाजिक विज्ञापन प्रस्तुत हैं। ये देखिए यहाँ पर पिक्चर में दिया हुआ है, इसमें रेलवे क्रॉसिंग है, तो रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से जो विज्ञापन दिया हुआ है, रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर सतर्कता ही संरक्षा का आधार है। यानी कि अगर आप सतर्क रहेंगे तो ही आप सुरक्षित रहेंगे। अगर आप सतर्कता नहीं रहेंगे, जागरूक नहीं रहेंगे, यहाँ पर रुकेंगे नहीं, तो आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इस लेसन में हमने संचार के माध्यमों के बारे में पढ़ा, कैसे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, कैसे हम इसमें सीखते हैं, कौन सी चीज़ें पर हमें दृष्टिकोण रखना चाहिए और कौन सी चीज़ों पर नहीं रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें संचार में बताई गई हैं, संचार माध्यम में बताई गई हैं। तो आपको समझ में आया? ओके, गुड बाय, हैव ए नाइस डे। और इसके क्वेश्चन आंसर आपको ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे।